हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के फंजाई पढ़े थे। तो उन फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को किस तरह से प्रभावित करते हैं उसके बेस पे हमने डिफरेंट फंजाई को बताया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फंजाई होते हैं या कोई भी पैथोजन मान लो आप, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे ही वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो आपके सिलेबस में जैसे कि यूनिट 3 थी, तो यूनिट 3 में आपके 5 फंजाई दिए हुए हैं। उसके अलावा वो 5 फंजाई किस किस तरह से किस किस स्पीसीज में इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो था। तो मैंने 5 में से आपको 3 फंजाई पढ़ा दिए हैं। तो यूनिट 4 में मैंने एस्परजिलस कवर करवा दी थी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपने देख ली होगी। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 का दूसरा एग्जाम्पल या फंजाई। अल्टरनेरिया एवं आलू का अगेती अंगमारी रोग। ठीक है, तो अल्टरनेरिया एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आलू का अगेती अंगमारी रोग जो किसके द्वारा फैलाया जाता है? अल्टरनेरिया के द्वारा। तो देखो, कोई भी अगर आप पैथोजन पढ़ रहे हो तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो किस बेस पे आता है? या तो उसके क्लासिफिकेशन पे आता है या उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे आता है। उसके अलावा वो जो पैथोजन है वो पैथोजन कौन सा है, उसकी स्पीसीज क्या है, उसके अलावा उसमें कौन कौन से रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं, उसकी लाइफ साइकिल्स क्या होती है, उसके जो डिजीज़ उसके द्वारा जो डिजीज़ फैलाई जाती है उसका मैनेजमेंट या कंट्रोल कैसे करें। तो कोई भी अगर हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फर्स्ट तो उसका क्लासिफिकेशन, सेकंड उसके हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर, थर्ड उसकी लाइफ साइकिल, फोर्थ उसकी द्वारा या उसके द्वारा संक्रमित किए जाने पर उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो, फिर आ जाता है उसका डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इन सभी पॉइंट्स के आसपास हम उस डिजीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेरिया एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मीन्स अल्टरनेरिया एवं आलू का अगेती अंगमारी रोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्टरनेरिया का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। जिनको हिंदी इंग्लिश में इशू आए वो मुझे पूछ सकता है, अपनी क्वेरीज भी रख सकता है। डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। और जीनस के बाद में क्या आती है? स्पीसीज। ठीक है, तो अल्टरनेरिया का डिवीज़न है यूमाइकोटा, सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइसिटीज, हाइफोमाइकोटा, फिर आ जाता है ऑर्डर,
मोलिनी एल्स फैमिली और जीनस है सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है आपको वो आती है किसी भी फंजाई या पैथोजन के क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए, ठीक है। तो जनरली जो सेम आता है वो डिवीज़न और सब डिविजन्स मोस्टली पैथोजन्स का सेम आता है। जो जीनस होता है वो उस डिजीज़ के नाम पे उसका जीनस आ जाता है। अब देखो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो क्लासिफिकेशन में आती है। तो सबसे पहले अगर कोई भी डिजीज़ पढ़ रहे हो तो इसके क्लासिफिकेशन को याद करो, आपको जैसे भी याद होता है, या तो आप लिख के याद करो या उसको रिपीटेशन में ला के याद करो, उससे आपकी ईजी पड़ जाता है कुछ हद तक इसे समझना। तो डिवीज़न है यूमाइकोटा, सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, क्लास है हाइपोमाइसिटीज़, ऑर्डर है मोनिलियल्स, फैमिली है डिमेशियसी और जीनस है अल्टरनेरिया, जो मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन। अब इसकी संरचना या स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी। हाँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर से पहले हम बात करेंगे हैबिटेट या आवास की, ठीक है। तो आवास क्या होगा, जो अल्टरनेरिया है वो ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स विश्वव्यापी होता है। विश्वव्यापी मीन्स ये ओवरऑल पूरे विश्व में डिजीज कोज कर सकता है, ठीक है। तो इसका हैबिटेट क्या हुआ कि ये विश्वव्यापी या ओमनी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये सेप्रोफिटिक होता है या सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट मैंने क्या बताया था, मृतोपजीवी, ठीक है। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। और ये फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स अगर उसे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा कि विकल्पी परजीवी की तरह कार्य करेगा। विकल्पी परजीवी मीन्स अगर उसे डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा कि वो पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे होस्ट पे निर्भर करेगा या दूसरे सोर्स से अपना पोषण प्राप्त करने का कार्य करेगा। तो हम इसके आवास की बात करें तो ये विश्वव्यापी होता है। इट मीन्स ये कंप्लीट ओवरऑल पूरे संसार में ये डिजीज कोज कर सकता है, ये कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट हो सकता है या होता है जनरली। और ये फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, मीन्स इसे अगर डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिल रहे हैं तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट की तरह कार्य करेगा और दूसरे होस्ट पे ये भोजन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और इसका जो माइसीलियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कवक जाल, या मैं यूं कहूँ कवक तंतु, तो इसका कवक तंतु बहुकेंद्रकी होता है। बहुकेंद्रकी को इंग्लिश में कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट होता है। पट्टयुक्त होता है। पट्टयुक्त मीन्स सेप्टेड। और अल्पशाखित होता है, मीन्स ब्राउन्स्ड। और भूरे रंग का होता है। सो
अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हैबिटेट की बात हो गई, तो हैबिटेट का हमने क्या पढ़ा कि ये विश्वव्यापी होता है, मृतोपजीवी या विकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है और ये मुख्यतया लीफ स्पॉट या अगेती अंगमारी रोग फैलाता है। फिर हम अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में क्या आएगा कि अल्टरनेरिया का कवक तंतु या माइसीलियम या हाइफी मल्टीन्यूक्लिएट होता है, अल्पशाखित होता है, उसके अलावा ये पट्टयुक्त होता है और इसका जो हाइफल फिलामेंट होता है जिसे हम कवक तंतु कहते हैं, वो हाइफल फिलामेंट ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। अब हम इसमें बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। भाई फर्स्ट हमने बात की इसकी क्लासिफिकेशन की, सेकंड हम पढ़ रहे हैं इसके आवास की या हैबिटेट की, थर्ड है इसकी स्ट्रक्चर और फोर्थ है इसमें रिप्रोडक्शन। तो अल्टरनेरिया में सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट टर्म्स है ये आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जैसे कि हम इसके कवक तंतु या हाइफल फिलामेंट की बात करें तो इसका कवक तंतु ऐसा होता है, ठीक है, अल्पशाखित होता है। उसके अलावा ऐसा दिखाई देगा, है ना। और देखो ये जो है इसे क्या कहेंगे, कवक तंतु, जिसे हाइफल फिलामेंट भी कहते हैं। और इस कवक तंतु में क्या क्या है, ये पॉइंट देखो, बहुकेंद्र की, तो इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अवस्था क्या हो गई, बहुकेंद्र की। अब देखो पट्टयुक्त मीन्स सेप्टेड, तो इसमें सेप्टा पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये पट्टयुक्त होगा। उसके अलावा ये ब्राउन कलर का होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है। ये इसकी संरचना हो गई। अब हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अल्टरनेरिया में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रकार का होता है या असेक्सुअल टाइप का होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं यहाँ समझाती हूँ। जिसको भी कोई क्वेरी हो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू या यहाँ आके। तो देखो अल्टरनेरिया में अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, अर्थात इसमें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें पाया जाने वाला अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है। तो ये जो कोनिडिया होते हैं वो कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, इन कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर पर होता है। ये कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पे या एपिकल पोर्शन पे बनते हैं। ठीक है, और ये उधर्व मीन्स इरेक्ट फॉर्म में बनते हैं। ये सिंगल मीन्स अकेले या चेन्स में बनते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्टरनेरिया में सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। इट मीन्स इसमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। ठीक है, और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। ये कोनिडिया किस पे बनते हैं, कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बनते हैं। और ये जो कोनिडिया होते हैं वो अकेले या श्रृंखला में उस पे लगे हुए रहते हैं, या ये जो कोनिडियोफोर होते हैं इन कोनिडियोफोर के
एपिकल पोर्शन यानी शीर्षस्थ भाग, ये वाला, ये कोनिडियोफोर, इस कोनिडियोफोर के एपिकल पोर्शन पे अकेले या चेन में लगे हुए रहते हैं और ये इरेक्ट या ऊर्ध्व ऐसे ऊपर की ओर लगे हुए रहते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया कैसे होते हैं? ब्राउन कलर होते हैं, ब्राउन कलर्ड होंगे। और इन कोनिडिया में चोंच पाई जाती है। उसके अलावा ये जो कोनिडिया होते हैं, इन कोनिडिया में जो सेप्टा होते हैं, जिन्हें हम पट कहते हैं, वो 3 तरह के हो सकते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और तिरछे। ठीक है, तो अब देखो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा इसके बारे में कि अल्टरनेरिया में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कोनिडिया के द्वारा होगा। ये कोनिडिया कोनिडियोफोर पे लगे हुए होते हैं। ये कोनिडियोफोर के शीर्षस्थ भाग पे लगी हुई संरचनाएं होती हैं और ये अकेले या श्रृंखला में मीन्स सिंगल या चेन में उपस्थित हो सकते हैं। ये कोनिडियोफोर पे इरेक्ट फॉर्म में या ऊर्ध्व दिशा में लगे हुए होते हैं। उसके अलावा ये ब्राउन कलर के होते हैं, इनमें चोंच पाई जाती है और इनमें पाए जाने वाले जो सेप्टा होते हैं वो सेप्टा 3 टाइप के होते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या तिरछे। मीन्स ये जो सेप्टा है, मान लो ये है कोनिडिया, तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं? ये सेप्टा ऐसे भी हो सकते हैं, ये सेप्टा ऐसे भी हो सकते हैं और ये सेप्टा ऐसे भी हो सकते हैं। मीन्स इसमें 3 प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ व तिरछे। तो इसमें देखो ये 3 टाइप के सेप्टा हो गए, 1, 2 और ये 3। तो इसमें 3 टाइप के सेप्टा पाए जाते हैं और इनमें चोंच पाई जाती है। ठीक है, अब चोंच का मतलब ये नहीं है कि इसमें बर्ड्स की तरह चोंच पाई जाती है। इनके जो कोनिडिया होते हैं उनकी जो शेप होती है तो वो एक तरह से नुकीली होती है, तो इन्हें चोंच का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हुई इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है। अब देखो इसका असेक्सुअल स्पोर कैसा होता होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया इसका हाइफल फिलामेंट या कवक तंतु। तो अल्टरनेरिया का कवक तंतु क्या बताया था मैंने कि अल्पशाखित बहुकेंद्र की, उसके अलावा पट्ट युक्त होता है और ब्राउन कलर का होता है। तो ये तो हुआ इसका कवक तंतु या हाइफल फिलामेंट। अब बात करते हैं हम इसके कोनिडिया की। तो कोनिडिया कोनिडियोफोर पे कैसे लगे हुए होते हैं वो मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद में मैं कोनिडिया का जर्मिनेशन पढ़ाऊँगी। तो देखो ये है हाइफल फिलामेंट जिसे कहते हैं कवक तंतु। ये है कोनिडियोफोर या कोनिडियाधर।
तो ये हुई एक कोनिडिया की बेसिक स्ट्रक्चर। तो कोनिडिया, तो ये जो भाग है जिस पे कोनिडिया लगे हुए हैं उसे कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर कहाँ से निकलते हैं? कवक तंतु से, ठीक है। तो ये कोनिडियोफोर कहाँ से निकलेंगे? इस कवक तंतु से। इस कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पे या एपिकल पोर्शन पे कोनिडियम पाए जाते हैं। ये देखो, इनमें इसे कोनिडियम कहेंगे। ये इसमें जो पट है जिन्हें सेप्टा कहते हैं वो 3 प्रकार से हैं, ये आप देख सकते हो कि इनमें 3 प्रकार के पट है और इन पे चोंच पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के और इरेक्ट या ऊर्ध्व दिशा में ये लगे हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम, ठीक है। तो इस कोनिडिया या कोनिडियम का जर्मिनेशन कैसे होगा जिससे कि इनमें इन्फेक्शन, प्लांट्स में इन्फेक्शन फैला सके, तो कैसे होगा वो देखो आप कि ये समझ लो ये है कोनिडियोफोर, ये है कोनिडियम। अब क्या होगा जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आएगी तब उन अनुकूल परिस्थितियों में कोनिडियम में पाए जाने वाले जर्म पोर्स के थ्रू, जिन्हें कहते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्रों के द्वारा जनन नलिकाओं या जनन नलिकाओं जिन्हें कहते हैं जर्म ट्यूब्स, तो इन जर्म ट्यूब्स का निर्माण होता है, ठीक है। ये जर्म ट्यूब क्या करेगी कि अगर किसी होस्ट क्या होगा यहाँ पे? प्लांट। तो ये किसी होस्ट के कांटेक्ट में आएगी, तो कांटेक्ट में आके उसमें उपस्थित, उस प्लांट में उपस्थित जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों के माध्यम से ये इनके टिश्यूज़ में घुस जाएगी या ऊतकों में घुस जाएगी और ये इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करेगी, ठीक है। तो इसका जर्मिनेशन कैसे होगा कि जब ये कोनिडिया अकेले या श्रृंखला के रूप में कोनिडियोफोर पे लगे हुए रहते हैं और इन कोनिडियोफोर का जो प्रकीर्णन होता है जिसे हम डिस्पर्सन बोल सकते हैं, तो वो प्रकीर्णन कैसे होगा? हवा या जल के द्वारा, तो ठीक है। तो ये कोनिडियम लगे हुए हैं, तो जब तेज हवा आएगी, हवा का झोंका या फिर उसके अलावा उसके अंदर कोई कारक आ सकता है, तो उसके द्वारा ये यहाँ से टूट जाएगी ये संरचना, ठीक है। ये टूटने से क्या होगा? ये कोनिडियम मुक्त हो जाएगा या हवा के द्वारा उड़ जाएगा। फिर मान लो कि ये कोई होस्ट है, होस्ट प्लांट, तो जब ये कोनिडियम इसके संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के बाद में क्या होगा कि जब वर्षा आएगी या मैं यूँ बोलूँ रेनी सीजन होगा तो उसमें नमी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे अगर बीच बीच में तेज़ धूप आ रही है तब जाके इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा कि इसका जर्मिनेशन कैसे होगा कि जब इसका प्रकीर्णन हो जाता है, कोनिडियोफोर से कोनिडिया अलग हो जाते हैं, तो इसका प्रकीर्णन किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकीर्णन होने के बाद में क्या होगा कि ये जो कोनिडियम है, ये कोनिडियम नमी का अवशोषण करेगा, नमी का अवशोषण करके या जल का अवशोषण करके ये अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन कैसे होगा कि इसके जो जर्म पोर होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, वहाँ से जर्म ट्यूब या जनन नलिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये निर्माण कहाँ पे होगा? जब इसका प्रकीर्णन होगा हवा के द्वारा और ये किसी होस्ट के संपर्क में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें इन्फेक्शन होता है या इसका जर्मिनेशन होता है। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो देखना इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी। तो देखो अगर कोनिडिया ये है इन्फेक्टेड प्लांट, जिसे मैं कह सकती हूँ इन्फेक्टेड मीन संक्रमित प्लांट, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड जो प्लांट है ये किससे संक्रमित है? अल्टरनेरिया से। तो इस पे क्या उपस्थित होंगे कि
इस प्लांट के छिद्रों में से ये कोनिडियोफोर निकले हुए रहते हैं और इन कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पे ये कोनिडिया लगे हुए रहते हैं। तो ये तो क्या हो गया इसका प्राथमिक संक्रमण, मीन्स कोई कोनिडिया वायु के द्वारा उड़ता हुआ आया, होस्ट के संपर्क में आया और होस्ट के जो अंतराकोशिकीय अवकाश है वहाँ पे ये घुस जाता है। अब घुसने का मतलब ये है कि इसमें चूषकांग, ये जरूरी नहीं है कि इसमें चूषकांग है, नहीं, इसमें चूषकांग नहीं पाए जाते, होस्टोरिया एब्सेंट होते हैं इसमें। तो ये अंतराकोशिकीय अवकाश में घुसेगा, घुसने के बाद में इसका माइसीलियम या कवक जाल इसके या होस्ट के टिश्यूज में ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके क्या करेगा, कोनिडियोफोर का निर्माण करेगा। ये कोनिडियोफोर इस होस्ट के छिद्रों में से बाहर निकलेंगे जिन पे कोनिडिया लगे हुए होते हैं, जिन पे बीक या चोंच होती है। ये कोनिडिया का प्रकीर्णन कैसे होगा, वायु के द्वारा। तो ये जो संक्रमण हुआ ये हुआ प्राथमिक संक्रमण, लेकिन जब यहाँ से ये टूटकर किसी दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है या दूसरे प्लांट में जाके ये कोनिडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, मीन्स ये कोनिडिया यहाँ से मुक्त होके अगर इस संक्रमित प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट को संक्रमित कर रहा है तो ये होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन क्या हुआ कि कोनिडिया आया और या मैं यूँ कहूँ कि ये इन्फेक्टेड प्लांट है, इस इन्फेक्टेड प्लांट में कोई कोनिडिया ग्रो कर रहा है या इसमें माइसीलियम प्रेजेंट है, तो इसका ये प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। मीन्स फर्स्ट कांटेक्ट में जो प्लांट आया, हेल्दी प्लांट अनहेल्दी हो गया, इन्फेक्टेड हो गया और इसमें कोनिडिया की ग्रोथ हो गई, तो ये हो गया इसमें प्राथमिक संक्रमण या प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन जब इसमें से भी फिर से कोनिडिया बनेंगे और वो कोनिडिया नेक्स्ट हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो ये हो गया इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन, और इस तरह ये इन्फेक्शन या इसकी डिजीज साइकिल चलती रहती है। अब मैं बात करूँ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, तो ये रोग क्या है, तो देखो तो इस रोग का रोग कारक या पैथोजन क्या होगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। किसी भी बॉटनिकल नेम को अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि आलू की अगेती अंगमारी या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में उसके पैथोजन की या रोग कारक की बात करें तो ये हो गया अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो इसके कवक जाल कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, पट्टयुक्त होते हैं, बहुकेंद्र के होते हैं, अल्प शाखित होते हैं। ये जो स्पीसीज है अल्टरनेरिया की, ये सोलेनेसी फैमिली को संक्रमित करती है, ठीक है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई किसको संक्रमित करेगी, मोस्टली अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कि अल्टरनेरिया की एक स्पीसीज है, वो मोस्टली सोलेनेसी फैमिली को इन्फेक्टेड करेगी, ठीक है। तो मोस्टली ये टमाटर और आलू की प्रजातियों को इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा इस रोग के लक्षण क्या क्या है कि अल्टरनेरिया सोलेनाई का किसी प्लांट पे इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया तो इस रोग के क्या लक्षण होंगे कि जो प्लांट्स के वायवीय भाग होते हैं उन वायवीय भागों पे काले रंग के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। तो अगर किसी सोलेनेसी फैमिली के प्लांट जैसे कि आलू के प्लांट पे अल्टरनेरिया सोलेनाई का इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन कैसे होगा, किसी भी रोग का इन्फेक्शन उसके वायवीय भागों में या एरियल पार्ट्स में देखने को मिलता है। तो ये जो अल्टरनेरिया सोलेनाई अगर सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स को इन्फेक्टेड कर रहा है तो क्या होगा कि जो पत्ते की निचली सतह होती है उस पत्ते की निचली सतह पे काले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ये धब्बे पत्तियों पर भी दिखाई देने लगते हैं। ये जो धब्बे होते हैं
वो धब्बे काले चकत्ते के रूप में भूरे चकत्तों के रूप में या स्पॉट्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये इनके उत्तक्षय या नेक्रोसिस को दर्शाते हैं। नेक्रोसिस या उत्तक्षय क्या होगा कि यहाँ से ये टिश्यूज मर जाते हैं, मर के ये गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और धीरे धीरे ये जो चकत्ते होते हैं वो इसके स्टेम पर भी देखने को मिलते हैं और स्टेम पे ये कैंकर बनाते हैं। जिन पत्तियों पे ये धब्बे बन जाते हैं या ये ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं जो दीर्घवृत्ताकार होते हैं, तो जिन पत्तियों पे ये दीर्घवृत्ताकार धब्बे बन जाते हैं वो पत्तियां धीरे धीरे पीली होने लग जाती है और उसके बाद में वो झड़ने लग जाती है, और या फिर वो उस प्लांट से जुड़ी हुई है तो वो लटकी हुई रह जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे करके कंप्लीट प्लांट मर जाता है। और जो उसके अंडरग्राउंड पार्ट्स है, जैसे कि अगर आलू की बात करें तो आलू पर गहरे धसे हुए धब्बे बन जाते हैं। जो कंप्रेस्ड स्पॉट्स की बात करूँ तो गहरे भूरे रंग के धसे हुए धब्बे बन जाते हैं। तो इस प्रकार इसके इन्फेक्शन की हम पहचान कर लेते हैं। और इसकी डिजीज साइकिल कैसे चलती है, जब कोनिडिया का संपर्क किससे होता है, होस्ट से, तो वो नमी पाकर, या नमी में तो वो क्या होगा, जर्मिनेट, लेकिन वो इन्फेक्शन कब करेगा, जब बार बार बारिश आए और बीच बीच में थोड़ा शुष्क वातावरण आए या उसको गर्मी मिले तो वो उग्र रूप से अपना इन्फेक्शन तेजी से करेगा। वो अपना माइसीलियम बनाएगा। कोनिडिया जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करेगा, कवक तंतु या माइसीलियम का। वो माइसीलियम फिर होस्ट की सेल्स में जाएगा। होस्ट की सेल्स में जाने के बाद में उसमें से कोनिडियोफोर निकलेगा, कोनिडिया बनेंगे। फिर वो कोनिडिया मैच्योर होंगे, मैच्योर होके क्या करेंगे, वो उसको कंप्लीटली संक्रमित करके किसी हेल्दी प्लांट पे वायु के द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, तो उस हेल्दी प्लांट को भी अनहेल्दी प्लांट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। अब बात करें हम इसके डिजीज़ मैनेजमेंट की या कंट्रोल की, कि इस रोग का कंट्रोल कैसे हो। तो फर्स्ट तो ये कि सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन, मीन्स अगर हम कहीं आलू उगा रहे हैं तो आलू उगाने से पहले वहाँ पे कोई दूसरी खेती करी जाए, मीन्स उसको रिप्लेस कर दें। आलू की जगह हम कोई दूसरी सब्जी उगा लें और फिर थोड़े टाइम बाद में वहाँ पे आलू उगाया जाए, मीन्स फसल चक्र चलाते रहें, जिसे सस्यावर्तन कहते हैं। ये आप जानते हो क्रॉप रोटेशन क्या होता है। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उन इन्फेक्टेड प्लांट्स को